Hello friends, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about Sigmund Freud's theory of psychosexual development. Actually, डॉक्टर सिगमंड फ्रायड की काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन साइकोलॉजी में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है। फिर भी इनको नकारा नहीं जा सकता, लोगों ने इनको माना भी बहुत है, क्योंकि इनकी जो थियरी है उनकी किताबें वगैरह जला दी गई, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इससे क्वेश्चन आते हैं आपके हर स्टेट के एग्ज़ाम में, चाहे आपका यूपी टेट हो, डी टेट हो, बिहार हो, कहीं ना कहीं कोई किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, आपको ये क्वेश्चन इस थियरी से देखने के लिए मिल ही जाएगा, क्योंकि ये थियरी एक्चुअली आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही नहीं, ये थियरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि यदि आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करके भी समझेंगे तब भी आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पता चलेंगी। तो ये थियरी आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में है क्या। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली डॉक्टर सिगमंड फ्रायड क्या थे? ये न्यूरो के डॉक्टर थे जो माइंड्स पे से रिलेटेड चीज़ों पे काम करते रहते थे। और कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया में एक वियना शहर है, वहाँ पे ये डॉक्टर थे एक्चुअली। जो आपको कहाँ यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको एक ऑस्ट्रिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, जिसकी कैपिटल है वियना। एक्चुअली वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो वहीं पे ये डॉक्टर थे और अपना काम करते थे। इनकी जो थियरी है उसको कई नामों से जाना जाता है। साइको डायनामिक अप्रोच, साइको एनालिटिकल अप्रोच, और एक्चुअली इनको डॉक्टर सिगमंड फ्रायड को एनालिटिक्स का फादर भी कहा जाता है, एनालिसिस का। और साइकोसेक्सुअल इनकी थियरी का नाम है। मतलब ये तीनों नामों से आपको क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि ये थियरी किसने दी, साइकोडायनामिक थियरी किसने दी, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब देख लेते हैं कि इनकी थियरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे किस तरह से रोल प्ले करती है। तो इन्होंने माइंड पे बात की, क्योंकि माइंड पे ये रिसर्च करते रहते थे, न्यूरो के डॉक्टर थे। तो इनका ये मानना था कि हमारा जो मन है, कॉन्क्रीट एस्पेक्ट की बात की जाए तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि कॉन्क्रीट एस्पेक्ट किसने दिया है। तो ये भी डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने ही दिया है। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने इस पर बात की है। तो ठीक है, मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट बनाए हैं, आप इनसे बस थोड़ा सा पढ़िए, लिखिए, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ लिखा क्या है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, वो चीज़ आपको समझनी है। लिखा तो मैंने काफ़ी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स हो जाते हैं, लिखते ही रहो तो समझ में नहीं आती और आप भी फिर नहीं पढ़ोगे। लेकिन यदि शॉर्ट नोट रहेंगे, ये मैं अपने मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ये पीपीटी ले सकते हैं और नोट्स के तौर पे इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं यहाँ जो बोल रही हूँ उसको देख के आप समझ लीजिए। ठीक है, समझ में एक बार में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, 3-4 बार, जितना भी आपको टाइम लगे ले लीजिए, लेकिन जब तक चीज़ें समझ ना आए ना तब तक आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि कंक्रीट एस्पेक्ट देखा जाए तो डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने हमारे मन के 3 महत्वपूर्ण हिस्से बताए हैं। ठीक है, पहला है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसको हम चेतन मन कहते हैं, ये एक्चुअली इन्होंने मन की तुलना ना किससे की है? आइसबर्ग से। आइसबर्ग का मतलब होता है बर्फ़ का टुकड़ा या बर्फ़ की चट्टान, टुकड़ा नहीं चट्टान। आइसबर्ग बर्फ़ का चट्टान होता है। तो बर्फ़ की चट्टान क्या है? यदि देखा जाए तो वो पानी में उसका बहुत ही कम हिस्सा रहता है, बल्कि गहराई में वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इसलिए बर्फ़ की चट्टान से डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने हमारे मन की तुलना की है, मन की कंपेयर किया है कि किस तरह से ये काम करता है हमारा मन भी। जैसे बर्फ़ की चट्टान होती है, देखने में ये ऊपर देखा जाए तो बहुत ही कम रहता है और अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक वैसे ही हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस का मतलब है जो हम प्रेजेंट में हैं, हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड है। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 1/10 होता है। ठीक है, यानी जो पानी के ऊपर है, बर्फ़ की चट्टान का जो हिस्सा पानी के ऊपर है वो है कॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस जो 9/10, मतलब
पूरा 90% जो है पानी के अंदर है, वो है आपका अनकॉन्शियस माइंड, जिसको अचेतन मन कहते हैं, ठीक है, जिसको अचेतन मन कहते हैं। और तीसरा है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस इन दोनों के बीच की अवस्था है, ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में। जैसे आपको चीज़ें याद तो हैं, ठीक है, याद तो हैं, लेकिन क्या है, अभी याद नहीं आ रही हैं, थोड़ा आप उस पर जोर डालोगे तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। और जो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें क्या है, आपकी जो बहुत बुरी दुर्घटनाएं हैं, कुछ ऐसे यादें हैं, कुछ ऐसे सपने हैं जो आप भूल जाना चाहते हैं इनको, ठीक है, इसलिए आपने उनको दबा के रखा है, ठीक है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर कह सकते हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, हम जो नहीं करना चाहते, ठीक है, वो सब किस में रहती है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। तो फिर दूसरा, इनकी एक बुक है, डॉक्टर सिगमंड फ्राइड की एक बुक भी है, जिसको इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के नाम से इनकी एक बुक भी है, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगती है, पढ़ने का शौक़ है, तो साइकोलॉजी अच्छी लगती है तो ज़रूर पढ़िए, ठीक है। फिर दूसरा है डायनेमिक आस्पेक्ट। तो जहाँ गत्यात्मक पक्ष की बात आती है, डायनेमिक आस्पेक्ट, ये भी डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने ही दिया है। इसमें क्या है, इसमें मन की 3 अवस्था हैं बताई हैं। एक्चुअली ये जो थियरी है वो मन से रिलेटेड ही है। डॉक्टर सिगमंड फ्राइड का मानना था कि आदमी सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से, मन से भी बीमार हो सकता है। तो आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं, बच्चे कोई चीज़ समझ नहीं रहे हैं, आप स्कूल में टीचर बन के जाओगे या घर में भी आप पेरेंट्स हो, बच्चे को कोई दिक्कत है, समस्या है, बाहर से कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि समस्या अंदर भी हो सकती है, मन से भी वो बीमार हो सकता है बच्चा। बीमार का मतलब ये नहीं, लेकिन आप समझिए थियरी को, फिर आप खुद से रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हमारे मन की हमारे अंदर क्या है, 3 चीज़ें होती हैं। पहला है इद, ईगो और सुपर ईगो। तो जो इद है वो जन्म से ही प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, ठीक है, जन्म से ही प्रेजेंट होता है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है इसका। और ईगो जो ईगो है वो क्या है, आपका 1.5 से 2 साल में आ जाता है, ठीक है, 18 से 24 महीने का है या 1.5 से 2 साल में आ जाता है। और जो सुपर ईगो है वो 3 साल के बाद आता है। अब यहाँ मैं जो समझाना चाह रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है। और समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन समझना बहुत अच्छे से है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है ये, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको रियल लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो जो सेक्सुअल अर्ज हैं वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं किसमें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ऐसा कहना था सिगमंड फ्राइड का, ठीक है। और सेक्सुअल अर्ज जो हैं वो ह्यूमन में जन्म से ही प्रेजेंट होती हैं, बस उनके फॉर्म अलग होते हैं, ठीक है। जो आपकी ड्राइविंग फोर्स बनती हैं, वो एनर्जी आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए। मान लीजिए सबसे पहली बात तो ये है, ईद के बारे में देख लेते। ईद है क्या? ईद जो है, ईद को हम कहते हैं, तो हमारे मन की 3 अवस्था हैं, ईद, ईगो और सुपर ईगो। आई से ईद, ई से ईगो और एस से सुपर ईगो। ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखा जा रहा है, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ईद, आई से ईद, ठीक है, ई से ईगो और सुपर ईगो। आप इसे शॉर्ट फॉर्म बना के भी IES करके भी याद कर सकते हैं, ताकि आपको भूले ना क्वेश्चन आंसर के पर्पज़ से। लेकिन हमें समझना है ईद होता क्या है। ईद जो इंसान के अंदर होता है, मनुष्य के अंदर, वो क्या है, प्लेजर सीकिंग होता है। वो हमेशा प्लेजर चाहता है किसी भी कीमत पर, ठीक है। मुझे तो बस सुख चाहिए, सुख की, ये ईद वाला मन होता है ना, वो हमेशा सुख चाहता है कि बस किसी भी कीमत पर मुझे सुख मिल जाए। आईफोन चाहिए तो चाहिए, भले पापा कितने परेशान हों, ठीक है, घर बेच के क्यों ना दें। दूसरी बात, मतलब कोई भी चीज़ उसको चाहिए तो चाहिए। खाने का, भले मोटापा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, बढ़े तो बढ़ता रहे वजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है, मिठाई खानी है तो खानी है। इस तरह से ईद का जो काम क्या है, सिर्फ प्लेजर सीकिंग है। जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वो चाहिए, मतलब चाहिए। और ईगो क्या है, ईगो रियलिटी पर बेस्ड है। रियलिटी मतलब जो सच में है। मान लीजिए ईद में आकर आदमी अपने सुख के लिए कई बार क्राइम कर जाता है, ठीक है। जिसका ईद ज़्यादा क्या कहा जाए,
हावी होता है मनुष्य पर, वो रेप वगैरह जो क्राइम होते हैं सोसाइटी में, समाज में, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उन लोगों का ईद पे कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। और ईगो क्या है, रियलिटी बताता है कि आपने जो क्राइम किया है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। और आप ज़रूरत से ज़्यादा मिठाई खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है। तो ये क्या है, ईगो क्या है, रियलिटी बताता है ईगो जो है। अब थर्ड है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है, ये मोरलिटी से रिलेटेड है, जो समाज की बात करता है कि भाई ये झूठ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम कानून ज़्यादा बताता है। लेकिन तो हमें करना क्या है, एक समायोजित मनुष्य किसे कहा जाएगा, जिसका ईद और सुपर ईगो के बीच बैलेंस बना रहे। और बैलेंस क्रिएट कौन करता है, बैलेंस क्रिएट करता है ईगो। ठीक है। ईद क्या है, सुख चाहता है, और सुपर ईगो क्या है, मोरलिटी, वो बताता है कि बस झूठ नहीं बोलना है, ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, ये गलत है तो गलत है। लेकिन अगर हम सिर्फ सच ही बोलेंगे या बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बन जाएंगे ना, तब भी समाज में जी नहीं पाएंगे, लोग हमको पागल कहेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो थोड़ा बहुत क्या है, हमें बैलेंस क्रिएट करके चलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनना है और बहुत ज़्यादा खुद के लिए नुकसानदायक हो ऐसा भी नहीं करना है, या किसी और के लिए भी। तो क्या है, ये जो ईगो है इसका महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये ईद और सुपर ईगो में क्या बैलेंस बना के रखता है। और जिसने ईद और सुपर ईगो में बैलेंस बना लिया तो क्या है, वही सही इंसान है लाइफ में, वही सुसमायोजित इंसान कहलाएगा। मतलब वो उसका जीवन ही क्या है, सक्सेसफुल है। कैसे, ऐसे मान लीजिए अब ईद क्या कह रहा है कि मुझे चॉकलेट खानी है, मतलब खानी है क्योंकि उसको अच्छी लगती है, और सुपर ईगो कह रहा है नहीं, चॉकलेट खाओगे तो मोटे हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। अब ईगो क्या कह रहा है, ईद और सुपर ईगो में झगड़ा चल रहा है कि चॉकलेट खानी है, सुपर ईगो कह रहा है नहीं खानी है। तो ईगो इनमें बैलेंस कैसे बनाएगा, बैलेंस ऐसे बनाएगा कि वो कहेगा कि थोड़ा सा खा लो। ठीक है। मन की बिल्कुल नहीं मानोगे, आप ऐसा करो, थोड़ा सा चॉकलेट का पार्ट खा लो, आपका मन भी हो जाएगा और आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। एक थोड़ा सा टुकड़ा खा लो छोटा सा, इससे क्या होगा, बैलेंस बन जाएगा। और आप सुपर ईगो की मानोगे पूरी तरह से, नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। इसलिए अच्छा है बैलेंस बना के रखो। ठीक है। तो ये आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ आई होगी। नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं और समझाने की कोशिश करूँगी। और चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा एक्चुअली सिगमंड फ्रायड ने 2 इंस्टिंक्ट बताई थी। उनका मानना था इंस्टिंक्ट वो होती हैं, मतलब क्या, हमारी मूल प्रवृत्तियाँ। मनुष्य में क्या है, 2 मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं जन्म से ही। ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और दूसरी होती है डेथ इंस्टिंक्ट। तो इनको हम कहते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति एक को, जो लाइफ इंस्टिंक्ट होती है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो कि डेथ इंस्टिंक्ट होती है। अब इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनको एरोस भी कहते हैं, एरोस और थैनाटोस। ठीक है। इनके इस नाम से भी आपके प्रश्न में पूछ सकते हैं कि जो एरोस है वो कौन सी मूल प्रवृत्ति है, जीवन है या मृत्यु है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो एरोस है वो जीवन मूल प्रवृत्ति है, और थैनाटोस है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। ठीक है। ये अब किस तरह से है ये भी जान लेते हैं। तो ये पॉजिटिव इसलिए मानी गई है क्योंकि ये हमारी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट क्रिएट करती है। किस तरह से, कि मान लीजिए यदि आपकी एरोस ज़्यादा एक्टिव है आपके अंदर, लाइफ इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं उनसे क्या है, आप अपने सेल्फ कंट्रोल होगा आपका अपने हर चीज़ पर, अपने मन पर। ठीक है। किस तरह से कैसे करना है, पॉजिटिव चीज़ें करना। और जो थैनाटोस हैं, डेथ इंस्टिंक्ट हैं, वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। ठीक है। तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें किस में होंगी, डेथ इंस्टिंक्ट में। अब डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने एक और कंसेप्ट दिया था, लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल अर्ज, यानी कि काम प्रवृत्ति। तो इन्होंने ये प्रश्न यहाँ से भी आता है कि लिबिडो कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने दिया था। कि उनका मानना था कि जो सेक्सुअल अर्ज है
उनका होना उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में है। और ईद किस पे काम करता है? ईद का अभी हमने देखा ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर जो है वो दवा ये किसी इसमें अंदर रहती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इस थियरी को साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या है, 5 स्टेजेस हैं, ठीक है, 5 स्टेजेस हैं। तो इनके लिए हमने एक निमोनिक बनाया है OAPLG, ओ आशीष प्रसाद लेते जाना, ऐसे करके मैंने एक निमोनिक बनाया है ताकि आपको ये 5 स्टेज याद रहें, ठीक है। O से होता है ओरल स्टेज, A से होता है एनल स्टेज, और P से होता है फेलिक स्टेज, और L से होता है लेटेंसी, यहाँ मैंने लिख नहीं पाया है, और G से होता है जेनाइटल। अभी डिटेल में पढ़ेंगे तब देख लेना, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसे। तो जो ओरल स्टेज होती है जन्म से 1 साल तक होती है, ठीक है। एक एनर्जी है एक्चुअली, ये सेक्सुअल एनर्जी है जो मनुष्य के अंदर बर्थ से ही होती है, लेकिन उसका फॉर्म अलग होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ओरल स्टेज है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो मुख से, मुखावस्था का आएगा ना, मुख से प्लेजर सीख करता है सकिंग के द्वारा, चाहे फीडिंग करते समय या लोग बोतल से दूध पीते समय, मतलब किसी भी तरह से जब वो मुंह में अंगूठा चूसने लगता है, आपने देखा होगा कि बच्चा को छोड़ दो ना फ्री तो हाथ मुंह में ही लेके जाता है, मतलब उसको मज़ा आता है ये सब करने में, प्लेजर सीख करता है मुंह के द्वारा सकिंग करके, ठीक है। फीडिंग हो, थम सकिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ एनर्जी लगा के यदि एनर्जी सही बैलेंस में लगी तब तो ठीक है, लेकिन एनर्जी या तो कम लग गई या फिर ज़्यादा लग गई तब दिक्कत हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा उस एनर्जी का, और इस फिक्सेशन का रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा होके मान लीजिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लग गई तो क्या होगा, मुख पे मतलब मुख में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग गई तो बड़ा होके उसको बैड हैबिट्स जैसे नेल बाइटिंग है, स्मोकिंग है, इन चीज़ों पे वो फोकस करेगा, इनको छोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, बैलेंस में रखना है इसको भी, ठीक है। फिर दूसरी स्टेज है एनल स्टेज। एनल का मतलब होता है लैंगिक अवस्था, ठीक है। ये 1 साल से 3 साल की उम्र में आती है। इसमें क्या है, जो फोकस होता है बच्चे की एनर्जी होती है, वो एनर्जी बच्चे की होती है एनल पर। तो ये ब्लडर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह, तो इन सब में उसकी एनर्जी लगती है। यहाँ वो प्लेजर गेन करता है टॉयलेट रोक के, और इस तरह से। फिर नेक्स्ट है जो 3rd स्टेज है जिसको हम फेलिक स्टेज कहते हैं। फेलिक स्टेज में क्या होता है, फेलिक स्टेज में आपके 2 कॉम्प्लेक्स बच्चों में 2 ग्रंथियों का विकास होता है, जिसमें से एक है ऑडिपस और एक है इलेक्ट्रा। ऑडिपस जो होती है वो बॉय में होती है और इलेक्ट्रा जो होती है वो गर्ल्स में होती है। अब क्या होता है इनका मतलब, ये जो ऑडिपस इलेक्ट्रा हैं ये इनमें क्या है, ऑडिपस ग्रंथि होने से 3 से 6 साल में बच्चा क्या है, यदि लड़की है, इलेक्ट्रा लड़कियों में होती है तो अपने फादर के प्रति यानी पिता के प्रति वो अट्रैक्ट होती हैं, और ऑडिपस है जो लड़के में होती है वो अपनी माता के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एक ग्रीक की कहानी भी है, ऑडिपस नाम का एक लड़का था, राजकुमार था, राजा था, राजकुमार था, कौन था, उसने अपने पिता का मर्डर कर दिया था अपनी माँ से शादी, ऐसी कुछ कहानी भी पढ़ी थी शायद। और इलेक्ट्रा की भी ऐसे ही एक कहानी भी है। तो ऑडिपस इलेक्ट्रा क्या है, कुछ 2 ग्रंथियाँ होती हैं जो इस उम्र में विकसित होती हैं 3 से 6 साल की उम्र में, ठीक है। और ये प्लेजर फील करते हैं किसके द्वारा, जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनको टच फील करके, ठीक है। फिर है लेटेंसी, ये हमने अभी जो डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा था ना उसमें भी पढ़ा था कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें सिगमंड फ्राइड ने लेटेंसी कहा है चाइल्डहुड को, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था क्यों कहा था, क्योंकि इस उम्र में आके बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसकी जो सेक्सुअल अर्ज हैं वो कहीं दब जाती हैं, छुप जाती हैं, सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं, ठीक है। ये लेटेंसी का मतलब होता है सुषुप्त अवस्था। तो सुषुप्त अवस्था होता है
इसका मतलब क्या है, वो जो उसकी सेक्सुअल अर्ज हैं वो सो जाती हैं और फिर वो स्कूल एक्टिविटीज़ में, समाज में क्या है, लीन हो जाता है, सोशल एक्टिविटीज़ में। ठीक है, फिर 5th नंबर पे आती है जेनाइटल, लास्ट स्टेज है। इसमें 13 से एडल्टहुड, 13 के बाद इसमें क्या है, इन्वॉल्व हो जाते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति। मान लीजिए इस उम्र में क्या है, लड़कियों में भी पीरियड शुरू हो जाता है और बाकी चीज़ें, लड़के भी अट्रैक्ट होते हैं लड़कियों के, तो मतलब क्या है, इसमें बच्चों में अपोजिट सेक्स के प्रति एक तरह से इंटरेक्शन होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है। और शादी वगैरह भी, एडल्टहुड, जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी स्टेज में आती हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, बाकी तो ये कल जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें कुछ रह गए थे, जो हमारा एडल्ट सेंस है उसके कुछ वर्ड रह गए थे, जैसे थ्रेशोल्ड लगा था, मुझे याद नहीं था, इसको दहलीज कहते हैं, अभी याद आ गया। तो और ये इस एज को क्या क्या नाम से जानते हैं, तो ये पुराना था, मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया, बाकी और कुछ नहीं है। तो यही इतनी थी ये थ्योरी। और आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी आपका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।